नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 92 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के टॉप 100 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है साइंस का दूसरा लेक्चर है, और इससे पहले अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। उसमें भी हमने 100 क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उसको जो हमने डिस्कस किया है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में सामान्य निरन्न यानी जो फास्टिंग में रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। यानी जब मनुष्य व्रत के समय रहता है तो उस समय रुधिर शर्करा का स्तर कितना होता है प्रति 100 ml रुधिर में। तो इसकी मात्रा कितनी होती है 100 से 80 से 100 मिलीग्राम। कितना 80 से 100 मिलीग्राम। तो इसका आंसर होगा 80 से 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क, इसके द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? कैल्शियम आयन। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है। यानी एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5.5 मिलियन। कितनी? 5.5 मिलियन। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत यानी जो कैनाइन टीथ होते हैं कितने होते हैं? 4 कैनाइन दांत होते हैं। कैनाइन दांत जो किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। जब मनुष्य चबा कोई चीज़ खाता है तो उसको फाड़ने का काम क्या करता है? जो 4 कैनाइन दांत होते हैं वही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। यानी जो हड्डी होती है उसमें किस तत्व की मात्रा होती है? तो क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको भी। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान क्या है? तो 7.4 है। कितना है? 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है रक्त समूह? तो जो AB प्लस ब्लड ग्रुप है यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सर्वग्राही है, सर्वग्राही। तो इसको आप याद रखेंगे, क्या है? AB प्लस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहीं बात अगर हम करें सर्वदाता की, तो सर्वदाता क्या है? O माइनस, यानी O निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वदाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मनुष्य में सांस ली गई हवा में उपस्थित O2 का प्रतिशत कितना होता है। यानी जो मनुष्य श्वास लेता है तो सांस में जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? 21%। कितना? 21%। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य सांस लेता है। 1 मिनट में
एक सामान्य मनुष्य सांस लेता है कितनी, 12 से 16 बार, कितनी, 12 से 16 बार जो है श्वास लेता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। एक वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो औसतन 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में, कितना, इसको अगर कहीं ऑप्शन मिल जाए 14.5 तो भी आप इसको सही मारेंगे, यही इसका आंसर होगा क्या, 14.5, या औसतन इसको बोल सकते हैं 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहते हैं, जो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी क्वेश्चन और बन रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम एक अकार्बनिक यौगिक होता है। एंजाइम क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, एंजाइम क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं, कहाँ पे, पार्श्व भाग में। अगर मीठा है तो उसके लिए क्या है, मीठा स्वाद है तो उसके लिए जो जिह्वा का अग्रभाग होता है वह जो है वो कोशिकाएं जो इसका आभास कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, लार ग्रंथियां है, क्या है, लार ग्रंथियां, याद रखेंगे इसको भी। टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेबल शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, सुक्रोज को, क्या है, सुक्रोज, इसको भी आप याद रखेंगे। पित्त का स्रोत क्या है, यानी पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है, तो यकृत से, कहाँ से, यकृत से, याद रखेंगे। और ये इकट्ठा कहाँ होता है, यह होता है पित्ताशय में, कहाँ पे, पित्ताशय में, इसको आप याद रखेंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा क्या है, 4 किलो कैलोरी, कितनी है, 4 किलो कैलोरी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो, यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, इसका आंसर है पेप्सिन, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, याद रखेंगे इसको भी। गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे 1 से 3, जो गैस्ट्रिक जूस होता है 1 से 3, यानी जो इसका अगर हम बात करें इसका नेचर क्या है, तो ये अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल जो है पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो कहाँ से, मुख से शुरू होता है, कहाँ से, मुख से शुरू होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छोटी और बड़ी आंत में कौन सी अधिक लंबी होती है,
छोटी और बड़ी आंत में कौन सी लंबी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी आंत की लंबाई से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल को मानव शरीर के किस अंग में संश्लेषित किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल को मानव शरीर के किस अंग में संश्लेषित किया जाता है? तो जिगर या लीवर में। इसको भी आप याद रखेंगे, लीवर या जिगर में। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसके पाचन में सहायक होता है? तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, याद रखेंगे, प्रोटीन। यकृत से निकले पित्तरस का कार्य क्या है? यकृत से निकले पित्तरस का कार्य क्या है? यानी जो यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस होता है उसका कार्य क्या क्या है? तो यह क्या करता है? आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है तथा वसा की छोटी छोटी गोलियों में जो है इसको खंडित करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कैसीन है। क्या है? कैसीन। ईस्ट क्या है? ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी में। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक क्या है? कवक है। क्या है? कवक। दांत के इनेमल का मोटलिंग किस कारण होता है? यानी जो दांत होता है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह टेढ़ा, मोल्टिंग ऑफ टीथ किसके कारण होता है? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो जो दांत होते हैं, दांत में एक तरह से विकार उत्पन्न होगा, जो दांत थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो इसको बोलते हैं मोटलिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से होता है, इसको याद रखेंगे। कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? दूध खट्टा होता है किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है दूध में जो है खट्टापन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ निगेटिव। ये जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी प्लस होता है। तो आप याद रखेंगे, कहीं कहीं ऑप्शन में ओ निगेटिव इस तरह से देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओ माइनस जो होता है सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mmHg होता है। 80 से 120 mmHg होता है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए जो है, जब रक्तचाप बढ़ता है यानी जो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपरटेंशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि अगर हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे हम जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसके कारण जो है आरबीसी की मात्रा जो है घटती जाती है, सॉरी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिससे क्या होगा, लाल रक्त कोशिका जो कणिकाएं होती हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टिकाणु जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करता है। यानी किसके द्वारा जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो है स्रावण होता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा। ये प्लेटलेट्स यानी जो रक्त का थक्का बनने के लिए जो है प्लेटलेट्स में जो थ्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है इसका स्रावण होता है। जो सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के परिसंचरण की
खोज किसने की, यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। विलियम हार्वे के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। अगर वहीं हम बात करें ब्लड ग्रुप की तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि मनुष्य में रक्त समूह का खोज जो किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे और ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन, तो होता है कितना, 16%। तो आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। क्या है, 100 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक जानवर का चयन करें जिसमें एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है, तो तिलचट्टा होता है। क्या होता है, तिलचट्टे में खुली परिसंचरण प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है, तो 20 ml। यानी जो अगर 100 ml जो 100 ml है, अगर ऑक्सीजन 100 ml अगर ब्लड का प्रवाह हो रहा है तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, लगभग 20 ml ऑक्सीजन होना चाहिए। हवा की अधिकतम संभव मात्रा, हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है को कहा जाता है, को कहा जाता है, इसको कहते हैं कुल फेफड़े की क्षमता। क्या कहते हैं, कुल फेफड़े की क्षमता। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में करना सामान्य रूप से कहलाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। याद रखेंगे इसको भी। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती हैं, 656। याद रखेंगे 600 प्लस होती हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं। अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम बताइए। चलिए ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम क्या है, लिगामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। लिगामेंट के द्वारा क्या होता है, अस्थियों से जोड़ा जाता है। अगर हम बात करें मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए टेंडन होता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए क्या होता है, लिगामेंट होता है। अस्थि, उपास्थि, रक्त एवं कंकाल पेशी में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो कंकाल पेशी जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखेंगे। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। तो दोनों आप याद रखेंगे, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, जबड़े में। इसको आप याद रखेंगे। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स। ये कहाँ पाई जाती है, कान की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टेप्स। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो जो दांतों का इनेमल होता है उसको कहते हैं सबसे जो है कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग है दांतों का इनेमल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिशु का शरीर कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है।
शिशु का शरीर कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 213। याद रखेंगे इसको भी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर या उर्व अस्थि इसको बोलते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में आया है। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो रक्त में जो आयरन होता है, आयरन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता। यूरिया किसमें विश्लेषित होती है? यूरिया किसमें विश्लेषित होती है? तो यकृत में। किसमें? यकृत में जो होता है यूरिया का विश्लेषण जो है, संश्लेषण होता है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में जो तत्काल ऊर्जा के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। लार में मौजूद एंजाइम होता है, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। किस श्रेणी की यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रीय स्रोत होते हैं? वसा के। क्या है आंसर इसका? वसा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। क्या है? यकृत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है? शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है? सेलुलोज। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता होती है? शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता होती है किसके लिए? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो यह है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखेंगे, पूछा है पेपर में। यही बात करें हम विटामिन के, तो विटामिन के को हम कहते हैं फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है, विटामिन डी के कारण शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की अगर कमी है तो उसमें विटामिन डी के कारण अगर देखा जाए तो कैल्शियम तत्व की कमी शरीर में हो जाती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एवं जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विटामिन सी के कारण जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता में कमी होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? कौन सा जो तत्व है किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो क्या है? मैग्नीशिया है। क्या है? मैग्नीशिया। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? पादपों में जो पौधे होते हैं उसमें जल जो है उसके ऊपरी भाग तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो होता है जाइलम। जाइलम के द्वारा पादपों में जो है जल ऊपर तक चढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? किस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में जो होता है सौर ऊर्जा होता है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। कितनी? 100 से 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। याद रखेंगे इसको। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है?
कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य सीमा होती है कितनी होनी चाहिए? 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में। कितना होता है? 150 से 260 mg। प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी है क्या है? जो एंटीबॉडी होता है क्या कहलाता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? अगर किसी को हो गया सिकल सेल एनीमिया तो किस में होता है? आरबीसी का जो आकार है हंसी के आकार का हो जाता है इसमें। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह AB में जो है प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, जो एंटीबॉडी होता है इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइकेन को जाना जाता है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में किसे जानते हैं हम? लाइकेन को। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन की खोज पहले हम जानते हैं, विटामिन की खोज पंख के द्वारा की गई है। इसके द्वारा? पंख के द्वारा की गई है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और बी की, तो दोनों की खोज जो है मैकुलन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मैकुलन के द्वारा की गई है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में बनती हैं। अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है फूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत का संबंध किस रोग से है? मतलब रानीखेत जो रोग है वह किससे संबंधित है? तो यह जो रोग होता है ये मुर्गियों में पाया जाता है, रानीखेत रोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसको बोलते हैं ऑर्टा, जिसको बोलते हैं क्या? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। काफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। अभी हमने बात किया अफीम, तो अफीम क्या है? फूल से प्राप्त होता है, लेकिन जो कॉफ़ी होता है वह है पौधे के जो बीज वाला भाग है, बीज जिसको बोलते हैं, वहाँ से जो है कॉफ़ी पैदा होता है। रेशम की कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व जो है पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर है। क्या है? मटर। तो साथियों, हम इस वीडियो में 100+ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन हमने देखा है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी हमने बायोलॉजी ही कवर किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। उसमें भी जितने क्वेश्चन हैं सब न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पिछली वीडियो को भी आप देखिए, और इस वीडियो को देखेंगे तो लगभग आपका 200+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं बायोलॉजी के तैयार हो जाएंगे। या अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते तो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है अगर बायोलॉजी पूछी जाती है तो उससे ये 2 या 3 नंबर आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। तो चलते हैं हम, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्लोबल स्टडी 92।